नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। अगर आप बीए के 5th सेमेस्टर में हैं तो आपको हिंदी के 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे। एक का नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना, पहला पेपर है, और दूसरा पेपर हिंदी का राष्ट्रीय काव्य है, उसको भी हम चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना की इकाई संख्या 1 के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से पूरा चर्चा करेंगे। यानी इकाई संख्या 1 में दोस्तों 5 चैप्टर हैं। ठीक है, उन पांचों चैप्टर को आज की वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। पहला चैप्टर है काव्य प्रयोजन, दूसरा चैप्टर है काव्य लक्षण, तीसरा है काव्य हेतु, चौथा है काव्य का स्वरूप और पांचवा है काव्य की आत्मा। तो इन पांचों चैप्टर को इकाई संख्या 1 में शामिल है। इन सभी को मैं चर्चा कर लूंगा। यहाँ पर जरूर यूनिट 1 चैप्टर 1 लिख रखा है हमने, लेकिन सभी को मैं चर्चा करूंगा। सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास रहेगा हमारा। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, यानी यहाँ पर आपके लिखित टाइप के लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी तैयार होंगे। और इस यूनिट के यानी कि इन बी इकाई नंबर 1 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हमने लिख रखे हैं, उसको भी आपको दिखाऊंगा। दोस्तों ये नोट्स जो है हैंड रिटन नोट्स है, हिंदी साहित्य पेपर 1 बीए के 5th सेमेस्टर का। ऐसे ही सभी यूनिट का यानी कि इकाई संख्या 8 यानी 8 इकाइयों में आपका सिलेबस बटा हुआ है। संपूर्ण इकाई के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। अब हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार हम किस तरीके से और कितने उच्च क्वालिटी के कंटेंट के साथ आपको पढ़ाने वाले हैं। ये आपको उच्च क्वालिटी का कंटेंट आपको दिख रहा होगा दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है आपकी परीक्षा के लिए, यह जो लेक्चर आप देखेंगे यह एक प्रकार से आपका हैंड रिटन नोट से तैयार किया गया है। मतलब ये हाथों से लिखा गया आपके लिए साहित्य शास्त्र हिंदी आलोचना का भारतीय काव्य शास्त्र आपके इकाई संख्या 1 का नाम है। इसमें हम भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में पूरा विस्तार से, सबसे पहले भारतीय काव्य शास्त्र का परिचय देखेंगे, फिर सब कुछ आपको इस बताने का प्रयास करेंगे। हर एक पहलू पर नजर रहेगी हमारी, एक एक चीजों को आपको बारीकी के साथ बताने का प्रयास रहेगा। एक बार इसको आप सभी लोग देखने का प्रयास कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब आपको एचडी क्वालिटी में दिख रहा होगा नोट्स। ठीक है, दिख रहा है बिल्कुल। मेरा चेहरा थोड़ा सा आपको काला जरूर दिखाई पड़ेगा, लेकिन आपको नोट्स एकदम से बिल्कुल एचडी क्वालिटी में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली बात हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे भारतीय काव्य शास्त्र का अर्थ। काव्य शास्त्र क्या होता है? देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र से तात्पर्य उन सिद्धांतों, उन नियमों और उन मानदंडों, मानदंड को अंग्रेजी में नॉर्म्स कहते हैं, नियम को रूल कहते हैं, सिद्धांत को प्रिंसिपल्स कहते हैं। यानी कि सिद्धांत, नियम और मानदंड, ठीक है, ये होता है भारतीय काव्य शास्त्र। इन्हीं नियमों, इन्हीं सिद्धांतों, इन्हीं मानदंडों के आधार पर क्या होता है, भारत के आचार्यों ने, भारत के आचार्यों में जैसे आचार्य भरत मुनि, आचार्य भामह, मम्मट, आनंदवर्धन, आचार्य विश्वनाथ, ऐसे तमाम प्रकार, आचार्य दंडी, ऐसे तमाम प्रकार के विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से काव्य के स्वरूप को, काव्य की आत्मा को, काव्य के में रस, छंद, अलंकार, काव्य के गुण, काव्य के दोषों का विवेचन किया। तो इन चीजों को हम समझेंगे, इसके बारे में सिद्धांत दिया। तो काव्य, भारतीय काव्य शास्त्र से तात्पर्य उन सिद्धांतों, नियमों और मानदंडों से है जिनके आधार पर, जिन सिद्धांतों के आधार पर, जिन नियमों के आधार पर, जिन मानदंडों के आधार पर दोस्तों भारत के आचार्यों ने क्या किया, काव्य की रचना करी, यानी काव्य की रचना करी। ठीक है, और काव्य का रचना करने के बाद काव्य का मूल्यांकन किया। ठीक है, तथा काव्य का क्या प्रभाव पड़ता है उसका विवेचन भी इन्हीं नियमों, इन्हीं सिद्धांतों, इन्हीं मानदंडों के आधार पर किया। उन्हीं नियम, उन्हीं मानदंड, उन्हीं सिद्धांतों को भारतीय काव्य शास्त्र कहा जाता है। ये सिंपल सी चीजें हैं। अब काव्य की परिभाषा क्या है इसको समझते हैं। देखिए, परिभाषा लिखेंगे आचार्य मम्मट के अनुसार। अगर देखेंगे, आचार्य मम्मट संस्कृत के काफी अच्छे विद्वान माने जाते हैं। काव्य शास्त्र में बहुत ज्यादा योगदान आचार्य मम्मट का है। मम्मट कहते हैं शब्दार्थों सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ के संयोग से जो रचना होती है वही काव्य है। और उस काव्य के नियम, काव्य लिखने के नियम, काव्य लिखने के कायदे, काव्य लिखने से क्या प्रॉफिट होगा, काव्य हेतु, ठीक है, या काव्य का प्रभाव कैसा पड़ेगा, या काव्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये सब बताने वाले नियम कायदों को काव्य शास्त्र कहते हैं। काव्य क्या है, शब्दार्थों सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ के संयोग से जो रचना होती है उसे काव्य कहते हैं। वो रचना कैसे बनी है, क्या क्या चीजें लग करके बना है, किन सिद्धांतों के आधार पर बनी है, वही काव्य शास्त्र होता है। सिंपल, इसीलिए हमने काव्य की परिभाषा यहाँ पर रखी। दूसरे विद्वान है आचार्य विश्वनाथ, कहते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम,
ये सारे कोटेशन ऑब्जेक्टिव में प्रश्न 100% पूछे जाते हैं, बात आप ध्यान रखेंगे। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी इसका मतलब है रस से परिपूर्ण वाक्य रूप रचना ही काव्य होती। वाक्यम रसात्मकम, ऐसा वाक्य जो रस से युक्त है वही काव्य है। यानी कि जैसे लिखा है राम आम खाता है, इसमें कोई रस नहीं है, आम का रस जरूर मिल रहा है राम को, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई जो रस, जो हिंदी का रस है वो रस नहीं मिल रहा है। रस कितने हैं दोस्तों? 9 रस होते हैं, ठीक है। पहले 8 रस है, भरत मुनि ने बताए हैं। कौन कौन रस से रस है उन सभी को मैं बताऊंगा आगे चल करके, ठीक है। लेकिन यहां पर समझने की बात यह है, राम आम खाता है, इसमें किसी प्रकार का रस नहीं है। आम के रस को छोड़ दीजिए, वो मजाक में बोल रहा हूं। तो आम का रस जो है दोस्तों वो यहां पर रस नहीं होता। गन्ने का रस, वो रस नहीं कहा जाता। यहां पर रस मतलब होता है काव्य को पढ़ने से, नाटक को देखने से, या किसी चीज को सुनने से जो आनंद का भाव, विनोद का भाव, या आपके अंदर जो भाव उत्पन्न होता है उसी को रस कहा जाता है। तो ऐसी रचना जिसको पढ़ करके रस से हम आह्लादित हो जाएं, रस से प्रफुल्लित हो जाए, हमारा हृदय रस से एकदम से उत्साहित हो जाए, रस से रस अनुभूति हो जाए, तो उसी को कहते हैं रस। यानी कि आपके घर में बहुत दुख पड़ा हुआ है, लेकिन जब आप पिक्चर देखने जाते हैं तो पिक्चर में एकदम से घुल मिल जाते हैं। तो पिक्चर में चूंकि रस होता है, एक उसका अपना सिद्धांत होता है, उसी में आप साधारणीकरण आपका हो जाता है, आप उसी में घुल मिल जाते हैं। टॉकीज में बैठ करके पूरी दुनिया, बाहरी दुनिया से आप कट जाते हैं उस समय, और आप उस मूवी में तल्लीन हो जाते हैं। वह तल्लीन होना रस कहलाता है, ऐसा आचार्य शुक्ल जी कहते हैं। तो दोस्तों ऐसा वाक्य जिसमें रस हो वो काव्य होता है, ठीक है। तीसरे विद्वान है आचार्य पंडित जगन्नाथ, कहते हैं कि रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्दः काव्यम, अर्थात जो शब्द रमणीय यानी कि आकर्षक अर्थ को व्यक्त करे वही काव्य जो है होता है। यानी कि ऐसा शब्द जो रमणीय अर्थ, रमणीय माने होता है आकर्षक अर्थ, ठीक है, वो प्राप्त करे, व्यक्त करे, तो वही काव्य क्या होता है दोस्तों? वही काव्य होता है आपका, ठीक है। तो ये चीजें काव्य के बारे में बताया। अब इन्हीं काव्य को कैसे लिखा जाता है, इसके सिद्धांत क्या है, इसके गुण क्या है, दोष क्या है, इसी को काव्य शास्त्र कहा जाता है। संस्कृत काव्य शास्त्र से ही हिंदी काव्य शास्त्र की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि सबसे पहली भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा। संस्कृत से पाली भाषा का उदय हुआ, पाली से प्रकृत बनी, प्रकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी का निर्माण हुआ। तो हिंदी का जो काव्य शास्त्र है वही संस्कृत का है, जो संस्कृत का है वही हिंदी का है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो संस्कृत और हिंदी का जो काव्य शास्त्र है दोस्तों वो सेम ही है, ठीक है, क्लियर। उत्पत्ति और विकास, देखिए भारतीय काव्य शास्त्र की उत्पत्ति वेदों के वैदिक साहित्य से मानी जाती है। ऋग्वेद के सूक्तों, सामवेद के गीतों तथा उपनिषदों की शिक्षा परक रचनाओं में काव्य के बीज रूप विद्यमान मिलते हैं, यानी काव्य के रूप आपको दिखाई पड़ते हैं। समय बीतता गया, कालांतर में यह बीज रूप विकसित होकर के एक विशाल वटवृक्ष के रूप में परिणत हुआ। यानी कि यही जो बीज जो आपको उपनिषदों में, वैदिक साहित्य में, सामवेद में, ऋग्वेद के सूक्तों में, सामवेद के गीतों में दिखाई पड़ते थे, वो आकर के भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के माध्यम से सामने आते हैं। नाट्य शास्त्र से लेकर के आधुनिक काल तक अनेक आचार्यों ने काव्य के स्वरूप, लक्षण, हेतु, प्रयोजन आदि का गहन अध्ययन किया। लगभग में मान करके चलें कि 1500 वर्षों का इतिहास रहा संस्कृत काव्य शास्त्र के विकास का, ठीक है। अब समझते हैं एक एक आचार्यों के बारे में, विस्तार से हम देखेंगे। अब भारतीय काव्य शास्त्र की विशेषताएं प्रश्न परीक्षा में पूछा था, इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों भारतीय काव्य शास्त्र की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो पहली विशेषता लिखेंगे, यह अनुभव और साधना पर आधारित है। किस पर आधारित है? अनुभव और साधना पर आधारित है भारतीय काव्य शास्त्र। दूसरी बात, इसमें रस, ध्वनि, रीति, वक्रोक्ति आदि विशिष्ट सिद्धांत आपको दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। यानी कि भरत मुनि रस सिद्धांत को देते हैं, आनंदवर्धन ध्वनि कहते हैं काव्य की आत्मा है, आचार्य वामन रीति को काव्य की आत्मा मानते हैं, ऐसे ही वक्रोक्ति और औचित्य, इन सभी को अलग अलग विद्वान काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं, ठीक है। यह मनुष्य के हृदय और आत्मा से गहराई से जुड़ा हुआ है। कौन? जो भारतीय काव्य शास्त्र है वो मनुष्य के हृदय और आत्मा से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ इसका उद्देश्य केवल सौंदर्य बोध नहीं कराना बल्कि लोक मंगल की भावना भी है, ठीक है। यह समन्वयवादी है, इसमें विविध सिद्धांतों का समन्वय आपको दिखाई पड़ता है। इस तरीके से आपने चीजों को वो समझने का प्रयास किया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, भारतीय काव्य शास्त्र का उद्देश्य।
दोस्तों काव्य के स्वरूप का निर्धारण करना भारतीय काव्य शास्त्र का उद्देश्य पहला। दूसरा, काव्य के विभिन्न अंगों का विवेचन करना। तीसरा, काव्य की उत्कृष्टता के मानदंड स्थापित करना। अगला, काव्य के माध्यम से रसस्वादन कराना। साहित्य के द्वारा समाज को शिक्षा और संस्कार देना। ये सारे भारतीय काव्य शास्त्र के उद्देश्य। भारतीय काव्य शास्त्र क्यों बनाया गया, इसके पीछे ये सारे उद्देश्य है कि काव्य के स्वरूप को बताया जाए कि काव्य का स्वरूप कितना होगा, काव्य का स्वरूप यानी काव्य का दायरा कैसा होगा, काव्य के विभिन्न अंग है उन अंगों के बारे में बताना, काव्य की उत्कृष्टता के मानदंड स्थापित करना, ठीक है, और काव्य के माध्यम से रसस्वादन करवाना जनता का, लोक मंगल करना, समाज को शिक्षा देना और संस्कार देना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य रहा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये आपके लिए ये हैंड एडिटेड नोट जो मैंने तैयार किया है, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये नोट्स कैसे आपको मिलेंगे, इसको लेकर के आपके लिए यहाँ पर आपके लिए कोर्स की व्यवस्था कर दी गई है। मात्र और मात्र दोस्तों 100 रुपए फीस में आपके लिए कोर्स की व्यवस्था कर दी गई है। जिन बच्चों को कोर्स में ज्वाइन होना है 9984 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा, ठीक है, अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है, 5th सेमेस्टर में आप हैं तो आप लिख करके भेज दीजिएगा। जैसे इतना लिख करके भेजेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी क्यूआर कोड स्कैनर पर आपको मात्र और मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। 100 रुपए फीस में दोस्तों आपको क्या क्या मिलेगा, 100 रुपए फीस में आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, अच्छा एक ऑफर भी चल रहा है, मान लेते हैं 5th एंड 6th, चूंकि आप 5th का भी जुड़ जाइए 6th का भी, 6th का जब 5th का पेपर हो जाएगा तो 6th में आपको जोड़ दिया जाएगा ऑटोमेटिक इकट्ठा। केवल 5th सेमेस्टर का फीस 100 रुपए है, 6th सेमेस्टर बाद में जुड़ेंगे तो उसका फीस भी 100 रुपए लगेगा। तो 100 रुपए 5th का, 100 रुपए 6th का, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 200 रुपए फीस, ठीक है, दोनों सेमेस्टर का। लेकिन अगर आप इकट्ठा, अभी ऑफर चल रहा है जो कि इसीलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, तो ऑफर में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 200 रुपए आपके नहीं लगेंगे, केवल 150 रुपए, 5th एंड 6th दोनों के 150 रुपए फीस लगेंगे। आप जैसे इसके अंदर भेजा जाएगा इसी इसके अंदर आप फीस जमा करवा दीजिएगा 150 रुपए। अगर आपको 5वां और 6वां दोनों का इकट्ठा फीस जमा करना है, केवल फर्स्ट मतलब केवल 5th सेमेस्टर का 100 रुपए फीस है, ठीक है, तो बाद में फिर 6 का जोड़ेंगे तो फिर 100 लगेगा, तो 200 रुपए आपके खर्च होंगे, लेकिन इकट्ठा जोड़ेंगे तो केवल 150 में आपका हो जाएगा। अब ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक चीज और है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहीं पर आप वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक, वीडियो लेक्चर, ठीक है, पीडीएफ नोट्स, सब कुछ आपको मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वीडियो लेक्चर्स वगैरह आप मान लेते हैं यूट्यूब पर भी देख पाएंगे हमारे, लेकिन जो पीडीएफ नोट्स होता है आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे। और पीडीएफ नोट्स अब की बार जैसे आपको दिखाई पड़ रहा है ये सामने, हैंड रिटन नोट्स आपको दूंगा, हैंड रिटन नोट्स रहेगा, और 1 यूनिट का नहीं दोस्तों, आपकी इकाई संख्या 1 से लेकर के इकाई संख्या 8 तक, ठीक है, पेपर 1 का, ऐसे ही पेपर 2 का, और फिर दूसरा सब्जेक्ट आपका होगा, दूसरे सब्जेक्ट का भी ऐसे, यानी कि 4 पेपर आपके हो जाएंगे। 2 मेजर सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, माइनर सब्जेक्ट का पेपर होगा नहीं, ठीक है, तो 4 मेजर, 4 पेपर आपके मेजर के, और एक आपका होता है को करिकुलर। को करिकुलर में आपको एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस पढ़ना है, उसकी बेहतर तैयारी, चूंकि एनालिटिक एबिलिटी माने होता है रीजनिंग, डिजिटल अवेयरनेस माने होता है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर और रीजनिंग के जो प्रश्न है उसको आप घबराएंगे हल करते हुए, कठिन सवाल है, उसके लिए कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट आपके लिए, आंसर शीट, पिछले कई वर्षों के साल पेपर, सब कुछ आपको मिल जाएगा आंसर के साथ, ये आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। 5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में 5th सेमेस्टर में, और ऐसे ही 5 मान के चलो 6 में भी हो जाएगा, तो आपका 200 रुपए लगते हैं, लेकिन 150 रुपए में आपका 10 पेपर की तैयारी हो जाएगी। इस 10 पेपर की अगर आप मार्केट से सीरीज लेते हैं तो आप कितने की पड़ जाएगी, एक सीरीज का दाम 60 रुपए है, तो 10 की कितना हो जाएगा 600 रुपए। आप नोट्स खरीदते मार्केट से तो वो 600 रुपए लगते हैं, लेकिन 600 रुपए भी आपका बचा दूंगा, मात्र आप 150 रुपए हमारे पास फीस जमा करेंगे, 150 रुपए में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। आप कोई डाउट वगैरह होगा तो आप हमसे पूछेंगे, उसको बताया जाएगा, यहाँ पर बड़ी बेटर तरीके से आपको चीजें मिल जाएंगी, और हर एक यूनिट का 20-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेगा, साथ ही साथ में आपकी परीक्षा के अंतिम समय में 500-500 क्वेश्चंस की ऑब्जेक्टिव की मॉडल पेपर, और अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस की बहुत सारे क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, क्वेश्चंस पेपर का सॉल्यूशन पिछले 2-3 सालों के, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप हमारे साथ जुड़िए, बस 9984 039 पर एसएमएस करके तुरंत जुड़ जाए, देर मत कीजिए। बहुत बहुत कम फीस रखा हूं दोस्तों, और नोट्स की क्वालिटी आपके लिए बढ़ा दिया हूं, ये बात ध्यान रखेंगे। अब भारतीय काव्य शास्त्र का परिचय समझते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रमुख आचार्यों की अगर बात की, जो आचार्य रहे हैं वो कौन कौन से रहे। देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र के विकास में अनेक मनीषियों का योगदान रहा है। प्रमुख आचार्यों में दोस्तों बहुत सारे आचार्य हैं,
इन आचार्यों के अगर मैं नाम गिनाऊं आपको, तो यहाँ पर आचार्यों के नाम आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नोट करने की आवश्यकता नहीं, सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। पहले विद्वान है आचार्य भरत मुनि, सबसे प्राचीन विद्वान है। फिर आचार्य भामह आते हैं, फिर दंडी, बामन, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, जगन्नाथ, पंडितराज जगन्नाथ, हेमेंद्र, पंडितराज जयंत भट्ट, केशवदास। अब यहाँ से हिंदी शुरू हो जाती है, हिंदी वाले। ठीक है, संस्कृत के यहीं पर खत्म आपके, पंडितराज जयंत भट्ट से खत्म। 11 आपके संस्कृत के काव्य शास्त्री। अब फिर हिंदी में आ जाएगा आचार्य केशवदास, रीतिकाल के। ठीक है, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र नाथ गुप्त। ये सारे लोग जो है दोस्तों, ये सारे लोग जो है हिंदी के काव्य शास्त्री रहे हैं। ये आपके लिस्ट मैंने 16 बता दी। अब यहाँ पर कुछ ग्रंथों के नाम लिख लीजिए, भारतीय काव्य से संबंधित ग्रंथ, जो ऑब्जेक्टिव में प्रश्न खूब आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि जैसे भरत मुनि किस सिद्धांत को देने वाले हैं? भरत मुनि ने रस सिद्धांत को दिया और रस को काव्य की आत्मा बताया। और भरत मुनि का जो रचना है उसका नाम है नाट्य शास्त्र। ठीक है, नाट्य शास्त्र में इन्होंने जो है नाटक को 5वां वेद भी कहा। ठीक है, दूसरा विद्वान है आचार्य भामह। आचार्य भामह ने काव्य अलंकार नाम की रचना लिखी और इन्होंने अलंकार को काव्य की आत्मा स्वीकार किया। किसने? भामह ने। तीसरे नंबर पर आते हैं आचार्य दंडी, इन्होंने काव्य आदर्श नाम की पुस्तक लिखी। ठीक है, चौथे विद्वान है आचार्य बामन। बामन ने काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति नाम की पुस्तक लिखी और इन्होंने रीति सिद्धांत के प्रतिपादक है। 6 सिद्धांत है काव्य शास्त्र की, जिसमें रीति सिद्धांत के प्रतिपादक है आचार्य बामन। आचार्य भामह अलंकार सिद्धांत के प्रतिपादक है, अलंकार यानी सिद्धांत के प्रतिपादक है अलंकार। भरत मुनि रस सिद्धांत के प्रतिपादक है, सब ध्यान रखेंगे। यानी कि भरत मुनि रस को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं, आचार्य भामह अलंकार को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं, आचार्य दंडी जो है वो एक प्रकार से अलंकार रस सभी को मानते रहते हैं, आचार्य बामन रीति को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं। आचार्य अगले हैं 5वें नंबर आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक नाम का एक ग्रंथ लिखा। इसमें इन्होंने कहा कि ध्वनि जो है काव्य की आत्मा है और ध्वनि को ध्वनि काव्य सिद्धांत जो है उसके प्रवर्तक है आनंदवर्धन। ठीक है, छठे विद्वान है अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त की पुस्तक का नाम है अभिनव भारती। फिर इसके बाद में आचार्य मम्मट की पुस्तक आती है, उसका नाम है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश पुस्तक किसकी? मम्मट की है। फिर इसके बाद में आ जाइए साहित्य दर्पण पुस्तक किसने लिखी है? आचार्य विश्वनाथ ने। ठीक है, जगन्नाथ ने रंग रस गंगाधर नाम की पुस्तक लिखी। आचार्य क्षेमेंद्र की पुस्तक का नाम है औचित्य विचार चर्चा। क्षेमेंद्र ने दोस्तों औचित्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया और औचित्य को काव्य की आत्मा स्वीकार किया। ठीक है, औचित्य को काव्य की आत्मा स्वीकार किया किसने? क्षेमेंद्र ने। और एक विद्वान और उनका नाम आप नहीं ध्यान रखेंगे, कुंतक। कुंतक ने दोस्तों वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा, वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा। ठीक है, यानी काव्य में वक्र बना करके चीजें बताई जाए, सीधी लाइन लिख करके काव्य रचा नहीं जाता है, उसमें घुमा फिरा करके बातें कहेंगे कि वक्र बनना चाहिए काव्य में। ठीक है, तो इस तरीके से सीधे सपाट तरीके समझ में ना आए, काव्य ऐसा होना चाहिए, कुंतक कहते हैं। औचित्य में ये कहते हैं कि भाई जितने रस की जरूरत, जितना छंद की जरूरत हो, जितना क्या जरूरत की हर चीज एकदम से सही रहे, क्षेमेंद्र औचित्य जो हो वो काव्य में रहना चाहिए। तो इस तरीके से लोगों ने बताया। अभी हम एक एक सिद्धांतों के बारे में आगे चल करके पढ़ेंगे, लेकिन फिर से आप समझते हैं भारतीय और पाश्चात्य। अब भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, क्योंकि भारत का काव्य शास्त्र रहा संस्कृत काव्य शास्त्र, अब पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों में अंग्रेजी वाला काव्य शास्त्र है, जो पश्चिम में यूरोप में आपको दिखाई पड़ता है। तो उसमें क्या क्या है उसको समझते हैं। देखिए, भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अंतर, उद्देश्य के आधार पर पहला अंतर है। देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र का उद्देश्य लोक मंगल, आनंद और आत्म की उन्नति करना है, जबकि पाश्चात्य काव्य शास्त्र जो है काव्य का उद्देश्य मुख्यतः मनोरंजन या कला के अभिव्यक्ति को मानता है। मूल तत्व दोनों में अलग अलग है। भारतीय काव्य शास्त्र रस, ध्वनि, रीति, वक्रोक्ति, औचित्य इनको प्रधानता देता है और ध्वनि को। रस अलंकार, ध्वनि, रीति, वक्रोक्ति, औचित्य, ये 6 सिद्धांत है और इन्हीं 6 सिद्धांतों पर पूरा भारतीय काव्य शास्त्र टिका हुआ है। दूसरी तरफ कल्पना, बिंब, प्रतीक, संरचना आदि को प्रधानता मिलती पाश्चात्य काव्य शास्त्र में। दृष्टिकोण दोनों का बिल्कुल अलग है। भारतीय काव्य शास्त्र आध्यात्मिक, दार्शनिक और मानवीय जीवन पर आधारित है, जबकि पाश्चात्य काव्य शास्त्र की अगर बात करें दोस्तों तो ये भौतिकवादी, तार्किक और व्यवहारिक जीवन पर आधारित है। ठीक है, काव्य की आत्मा, रस को काव्य की आत्मा माना गया है भारतीय काव्य में, सबको मिला करके। ठीक है, सभी विद्वानों के मत से रस काव्य की आत्मा है, क्योंकि पाश्चात्य काव्य शास्त्री कला और अभिव्यक्ति को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं। प्रेरणा स्रोत जो रहा भारतीय काव्य शास्त्र, वैदिक साहित्य, वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, ये सब इसके जो है प्रेरणा स्रोत है, जबकि पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों के लिए यूनानी दर्शन, अरस्तु आदि के विचारों से प्रभावित है। परिणाम ये है कि
काव्य से चित्तवृत्ति का शोधन और आध्यात्मिक उन्नति होती है भारतीय काव्य शास्त्र को समझने से, जबकि पाश्चात्य काव्य शास्त्र से सौंदर्य बोध और कला की समझ का विकास होता है। तो दोनों काव्य शास्त्रों में बड़ा अंतर है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर बता दिया। परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ पर, इसको भी नोट डाउन थोड़ा सा कर लीजिएगा, क्या इंपॉर्टेंट है। भारतीय काव्य शास्त्र का विकास लगभग ईसा पूर्व से लेकर के आधुनिक काल तक हुआ। भरत मुनि को भारतीय काव्य शास्त्र का आदि आचार्य माना जाता है। रस सिद्धांत को भारतीय काव्य शास्त्र की आत्मा कहा जाता है, जिसको दिया आचार्य भरत मुनि ने। ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य आनंदवर्धन है। काव्य की उपयोगिता को काव्य प्रयोजन कहा जाता है, और काव्य के उत्पादन के कारणों यानी काव्य की उत्पत्ति क्यों हुई उसको काव्य हेतु कहा जाता है। जिन कारणों से काव्य की उत्पत्ति हुई है काव्य हेतु, और काव्य की उपयोगिता को काव्य का प्रयोजन कहा जाता है, काव्य क्यों रचा गया। ठीक है, ये सब चीजें अब यहां से शुरू होता है आपका। तो पहला चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरे चैप्टर में आपका समझते हैं काव्य प्रयोजन क्या है। ठीक है, दूसरा चैप्टर यहाँ से चालू हो गया। अब इसी चीज को हम चाहे तो खूब लंबा चौड़ा करके समझाए तो कम से कम आधे घंटे वीडियो इसी में चली जाएगी। काव्य का प्रयोजन क्या है, काव्य प्रयोजन यानी काव्य क्यों लिखा गया। प्रयोजन, काव्य का प्रयोजन क्यों किया गया, काव्य किस लिए लिखा गया, इसी को काव्य का प्रयोजन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बातें, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आपको बातें समझ में आ रही होगी दोस्तों, तो ये यहां पर देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आपको दिखाई पड़ा होगा काव्य प्रयोजन, इसका अर्थ क्या है समझते हैं। देखिए, काव्य प्रयोजन का अर्थ है काव्य से जो फल की प्राप्ति होती है, जिस हेतु से काव्य की रचना की जाती है या जिसका उपभोग सहृदय करता है, उसे काव्य का प्रयोजन कहते हैं। परिभाषा इसकी मम्मट कहते हैं कि यत प्रयोजनम काव्यस्य तदेव काव्य प्रयोजनम, यानी कि अर्थात जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए काव्य की रचना की जाए वही काव्य का प्रयोजन होता है। यानी कि किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके काव्य को प्रयोजित किया जाता है, काव्य को लिखा जाता है। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि काव्यस्य प्रयोजनम रसास्वाद अनुभव, यानी कि रस आदि का आस्वादन करना ही काव्य का प्रयोजन, यानी कि आनंद की प्राप्ति, रस प्राप्ति करने के लिए ही काव्य की रचना की जाती है। तो काव्य का प्रयोजन का सीधा सा मतलब होता है काव्य क्यों लिखा जाता है, काव्य क्यों लिखा गया, तो इसके पीछे तमाम सारे कारण आपके आ रहे हैं। ये तीनों परिभाषा आप याद कर लीजिएगा, ध्यान रखेंगे, एकदम से रट लीजिएगा। आचार्य पंडितराज जगन्नाथ कहते हैं कि येन सहृदयस्य चित्तम प्रीति मापनोति स काव्यस्य प्रयोजनम। ये पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत इतनी आएगी तो उसको लेके घबराइए ना। यानी कि जिससे सहृदय से चित्त को प्रसन्नता और आनंद की प्राप्ति हो वही काव्य का प्रयोजन है। जिससे क्या हो, चित्त को प्रसन्नता हो, मन, चित्त माने मन प्रसन्न हो और आप आनंदित हो जाएं, वही काव्य का प्रयोजन होता है। इसीलिए काव्य लिखा जाता है ताकि मन खुश हो जाए और आपको आनंद की प्राप्ति हो जाए, यही काव्य का प्रयोजन होता है। ठीक है, तो समझ में आई काव्य का प्रयोजन क्या होता है। काव्य प्रयोजन की आवश्यकता हेडिंग डालेंगे, क्यों जरूरत पड़ी। देखिए, काव्य रचना का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है, तभी वह सार्थक बनता है। बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं किया जाता। काव्य प्रयोजन के बिना काव्य निर्जीव और निष्फल माना जाता है। अगर काव्य का कोई उद्देश्य ना हो, कोई प्रयोजन ना हो, तो फिर कोई मतलब नहीं होता किसी काम का। जैसे मैं अभी यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, आपको क्लास ले रहा हूँ। अब क्लास कोई पढ़ने वाला ही ना हो या क्लास का कोई मतलब ही ना हो, किस उद्देश्य से मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त करें परीक्षा में। ठीक है, और आप जानकारी के लिए, तो वो चीजें, तो यहाँ पर मेरा जानकारी देना ये आपका काव्य प्रयोजन है। कभी काव्य के माध्यम से समाज, धर्म, नीति, ज्ञान, मनोरंजन आदि अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करता है, और समाज को वही नीति, ज्ञान, मनोरंजन, धर्म ये सब देने के लिए, बताने के लिए ही लिखा जाता है। सहृदय पाठक को भी काव्य से अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। ठीक है, आचार्यों के अनुसार काव्य प्रयोजन के जो विचार रहे हैं, जैसे भरत मुनि क्या कहते हैं काव्य प्रयोजन को लेकर के। काव्य प्रयोजन के विषय में काव्य उनका जो मत रहा है आचार्य भरत मुनि का, कहते हैं कि नाट्य शास्त्र में नाट्य का उद्देश्य लोक वृत्ति का अनुकरण कर लोकहित करना, यानी कि लोक वृत्ति का अनुकरण करके और जनता की जो मन है उसका अनुकरण करके जनता क्या चाहता है और जनता क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं, उसको चाह करके उनका हित किया जाए काव्य के माध्यम से। यानी इनका मुख्य प्रयोजन है लोक शिक्षा, लोकहित और मनोरंजन। ये तीन उद्देश्य बताए या तीन प्रयोजन बताए काव्य प्रयोजन किसने, भरत मुनि ने। दूसरे विद्वान है आचार्य भामह। आचार्य भामह अलंकार संप्रदाय के प्रणेता आचार्य है। इन्होंने कहा कि काव्य से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासुचा।
ठीक है, यानी धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करना, चतुर्वर्ग की प्राप्ति करना। 4 पुरुषार्थ होते हैं, उन्हीं 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए काव्य की रचना की जाती है। तीसरे विद्वान है आचार्य दंडी। दंडी कहते काव्य से यशस्यते अर्थ करते व्यवहार तरछय अलंकरोति, ऐसे है, ठीक है, यानी कि यश अर्थ व्यवहार ज्ञान अलंकारिक सौंदर्य की प्राप्ति, यानी कि यहाँ पर 4 प्रयोजन बताए काव्य के। दंडी ने कौन कौन से प्रश्न पूछा आता है, यश अर्थ व्यवहार और सौंदर्य। दंडी ने काव्य प्रयोजन के कितने कितने काव्य प्रयोजन दंडी ने बताए हैं, दंडी ने काव्य प्रयोजन 4 बताए हैं, यश अर्थ व्यवहार और सौंदर्य, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भामा ने धर्म अर्थ काम और मोक्ष को बताया है, ठीक है, ध्यान रखें। मम्मट काव्य के द्वारा धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो चतुर्वर्ग की प्राप्ति, यानी इन्होंने भी 4 बताई। सेम भामा और मम्मट एक ही है। आचार्य विश्वनाथ काव्य का मुख्य उद्देश्य रस का आस्वादन करना है, यानी रसस्वादन, इन्होंने बताया काव्य का प्रयोजन क्या है, रस का अनुभव करना। आचार्य विश्वनाथ ने पंडित जगन्नाथ कहते हैं सहृदय जन के चित्त में प्रीति आनंद और तृप्ति की उत्पत्ति ही काव्य का प्रयोजन है, यानी कि प्रीति आनंद और तृप्ति, ये 3 काव्य के प्रयोजन होते हैं, इन्हीं को ध्यान में रख करके काव्य लिखा जाता है, ऐसा माना पंडित राज जगन्नाथ ने। तो ये आप इस चार्ट के माध्यम से तमाम सारी चीजों को आपने समझ लिया दोस्तों। तो भरत मुनि, भामा, दंडी, मम्मट, विश्वनाथ और पंडित राज जगन्नाथ जैसे विद्वानों ने काव्य के प्रयोजन को अलग अलग तरीके से बताया कि लोग काव्य क्यों लिखा जाता है। परीक्षा हेतु इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काव्य का प्रयोजन से ही काव्य की उपयोगिता सिद्ध होती है कि काव्य उपयोगी है कि नहीं। काव्य प्रयोजन के बिना काव्य की रचना अर्थहीन है। प्रमुख प्रयोजन में चतुर्वर्ग की प्राप्ति, लोक मंगल, रसस्वादन, प्रीति और आनंद ही काव्य के प्रमुख प्रयोजन में शामिल होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भारतीय काव्य शास्त्र में। अब काव्य प्रयोजन का दूसरा भाग हम समझेंगे, जिसमें काव्य प्रयोजन के प्रकार को देखेंगे। काव्य प्रयोजन कितने प्रकार के होते हैं इसको देखते हैं। हेडिंग डालेंगे काव्य प्रयोजन का प्रकार, लिखेंगे आचार्यों ने काव्य प्रयोजन को निम्न प्रकार से विभाजित किया है। पहला काव्य प्रयोजन है दोस्तों कौन सा, पहला है श्रवण सुख, आनंद प्रदायक, यानी जब हम काव्य को सुनते हैं तो हमको जो सुख मिलता है वही सुख। उसी सुख के लिए दोस्तों जैसे आप पढ़ते हैं कान जिम कंस पर बाणव सुवंभ पर, ठीक है, या ऐसे पढ़ते हैं इंद्र जिम जम्भ पर बाणव सुवंभ पर कान जिम कंस पर, ऐसे जो मलेच्छ राज पर मेरे शिवराज है, या ऐसे आप जब आगे और पढ़ते तमाम सारी चीजें हैं। काव्य को पढ़ने पर एक अलग सी फीलिंग आती है, जैसे कि तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, सुनने में मजा आ रहा है। या ऐसे आप पढ़ते तब जैसे मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, अब इसी को बढ़िया से गा करके पढ़ेंगे मजा आ जाएगा। तो वही सब चीजें हैं, यानी श्रवण सुख आनंद प्रदायक होता है। गाना सुनने पर क्या मिलता है, आनंद मिलता है। तो काव्य का एक मुख्य उद्देश्य रसात्मक आनंद देना है। जैसे उदाहरण के रूप में कविता सुनकर मन प्रफुल्लित हो जाता है, जैसे जब आप कुमार विश्वास की कविता सुनते हैं कि कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, ठीक है, धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, ठीक है, तो मुझसे दूर कैसी है मैं तुझसे दूर कैसा हूं, ये तो बस मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। अब जब इसको बढ़िया तरीके से गाया जाएगा तो इससे क्या होगा, आपको आनंद मिलेगा। तो पहला काव्य का प्रयोजन आनंद प्रदान करना, यानी आनंद मिले लोगों को, जनता को, इसीलिए लिखा गया। दूसरा काव्य प्रयोजन होता है ज्ञान की प्राप्ति करना, ठीक है, यानी कि काव्य के माध्यम से कुछ ज्ञान मिलता है हमको, ठीक है, जैसे कि काव्य के माध्यम से नीति, कोई जैसे नीति के दोहे आप देखेंगे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून और पानी गए न उबरे मोती मानुष सून। या आप बिहारी के दोहे देख ले, रहीम के तमाम सारे नीति के दोहे देख ले, ठीक है, आप कबीर दास के दोहे, आप तुलसीदास के दोहों को देख लीजिए। तो दोहों से या काव्य से नीति, धर्म, इतिहास, समाज आदि का ज्ञान मिलता है हमको, ठीक है, जैसे रामायण महाभारत से धर्म और नीति का ज्ञान मिलता है। तो ज्ञान प्राप्ति भी इसका उद्देश्य रहता है, काव्य प्रयोजन रहता है। तीसरा है नीति शिक्षा, यानी काव्य मानव को सदाचार, मर्यादा, कर्तव्य और आदर्श जीवन की शिक्षा देता है, जैसे कि हितोपदेश, पंचतंत्र। तो ये सब चीजें काव्य के माध्यम से ही हमको सदाचार, मर्यादा, कर्तव्य और आदर्श जीवन की शिक्षा उसी गायन के माध्यम से मिल जाती है। तो नीति शिक्षा ये भी एक उद्देश्य है या काव्य प्रयोजन है। ज्ञान प्राप्ति, नीति की शिक्षा देना, श्रवण सुख, ये 3 हो गए। चौथा है मनोरंजन, काव्य मन को प्रसन्न करता है और मानसिक थकान को दूर करता है। कोई व्यक्ति बहुत थका हुआ रहता है, गाना सुन लेता है, एक तो अच्छे तरीके कविता सुन लेता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान बढ़ता है और वो मानसिक थकावट से दूर होता है। जैसे गीत, गजल, हास्य, कविता सुन लेने से उसकी मानसिक थकावट दूर होती है। ये भी एक काव्य का प्रयोजन है।
पांचवा अगला आपका काव्य परियोजन है दोस्तों। पांचवा काव्य परियोजन क्या है? पांचवा है चित्त की शुद्धि, मन की शुद्ध होता है इससे। सत साहित्य पढ़ने से, सुनने से मन की वृत्तियां शुद्ध होती तथा मानव का चरित्र बिल्कुल से निर्मल हो जाता है। और निर्मल मन जो होता है वो वही भगवान को प्राप्त कर पाता। निर्मल मन जन सो महि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भक्ति काव्य, संत काव्य जो है ये सब चित्त की शुद्धि के लिए ही होता है। छठा जो आपका काव्य का परियोजन होता है दोस्तों, वो होता है लोक मंगल। काव्य का उद्देश्य लोकहित, समाज का कल्याण और मानव मात्र के कल्याण की भावना को जागृत करना है। ठीक है, जैसे कि तुलसीदास का रामचरितमानस, मैथिली शरणगुप्त का भारत भारती, ये सब जो है मानव मात्र के कल्याण, समाज कल्याण, लोकहित के लिए लिखे गए काव्य हैं। तो काव्य परियोजन के प्रकार में आपने 6 प्रकार के काव्य परियोजन देखे, जिसमें श्रवण सुख, ज्ञान प्राप्ति, नीति शिक्षा, मनोरंजन, चित्त की शुद्धि और लोक मंगल को आपने समझा। अब काव्य परियोजन का क्या महत्व है इसको समझते हैं। हेडिंग डालेंगे काव्य परियोजन का महत्व, लिखेंगे काव्य मानव को आनंद, शांति, संतोष प्रदान करता है, इसका पहला महत्व। दूसरा महत्व है यह मनुष्य को ज्ञान, धर्म, नीति और आदर्श का मार्ग दिखाता है। तीसरा, काव्य समाज में सद्भाव, प्रेम और एकता की भावना को उत्पन्न करता है। चौथा महत्व, यह मनुष्य के चित्त यानी मन को निर्मल बनाता है और उसे उत्तम जीवन जीने की, बढ़िया जीवन जीने का मोटिवेशन यानी प्रेरणा देता है। ठीक है। पांचवा है लोक मंगल की भावना से युक्त काव्य समाज के विकास में सहायक होता है। ठीक है, और लोक मंगल की भावना काव्य में होती है, ये बात ऊपर हम समझ चुके हैं। तो इस तरीके से काव्य परियोजन का ये महत्व है, आपने देखा। अब यहाँ पर कुछ चीजें और समझ लीजिए। अब यहाँ पर प्रमुख आचार्यों के जो मत हैं काव्य परियोजन को लेकर के, उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे आचार्य भरत मुनि, इनका ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। इसमें इन्होंने कहा कि नाटक का उद्देश्य लोक वृत्ति का अनुकरण करके लोकहित और लोक शिक्षा करना है। भामा कहते काव्य अलंकार पुस्तक में काव्य से श्रवणानंद और विद्यमा की मतलब विद्या की प्राप्ति होती है, यानी कि श्रवण सुख प्राप्त होता है और विद्या की प्राप्ति। दंडी कहते हैं काव्य आदर्श पुस्तक में कि काव्य का प्रयोजन यश, अर्थ, व्यवहार, ज्ञान, अलंकारिक सौंदर्य की प्राप्ति है। बामन काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति नाम के ग्रंथ में कहते हैं, ठीक है, काव्य से ध्वन्यालोक यानी कि श्रेय की प्राप्ति होती है। जब कोई व्यक्ति काव्य लिखता है तो उसे श्रेय मिलता है उसको। आनंदवर्धन ध्वन्यालोक पुस्तक में कहते हैं काव्य का प्रयोजन ब्रह्मानंद सहोदर रसस्वादन है, यानी कि ब्रह्मानंद सहोदर रसस्वादन, ब्रह्मानंद के बराबर काव्य को पढ़ने से जो आनंद मिलता है वो ब्रह्म आनंद के बराबर होता है। मम्मट की पुस्तक है काव्य प्रकाश। इस काव्य प्रकाश पुस्तक में मम्मट कहते हैं कि काव्य से यश, अर्थ, व्यवहार और शांति, प्रेम, अमंगल, नाश ये सब होता है। इस तरीके से काव्य से ये सब सारी चीजें होती है। अब यहाँ पर आचार्य मम्मट का एक कथन यहाँ पर देख लीजिएगा। मम्मट कहते हैं काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिव तरक्षये सदया पर निवृत्तये कांता सम्मिताये काव्येषु रमणीये। ठीक है, मम्मट के काव्य प्रकाश में कहते हैं। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु यह कि काव्य मनोरंजन मात्र नहीं बल्कि लोक मंगल और चित्त की शुद्धि का साधन होता है। भारतीय काव्य शास्त्र में आनंद और शिक्षा दोनों को काव्य का लक्ष्य माना गया है। ठीक है, काव्य का उद्देश्य मानव जीवन को श्रेष्ठ, सुंदर और सार्थक बनाना होता है। इसके साथ साथ काव्य में से समाज, व्यक्ति दोनों का कल्याण होता है। ठीक है, समाज का भी और व्यक्ति का दोनों का कल्याण होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब तो ये दोस्तों काव्य प्रयोजन के बारे में हमने समझ लिया। तो काव्य का प्रयोजन मतलब कि काव्य क्यों लिखा जाता है, किस उद्देश्य से काव्य लिखा जाता है, उसी को काव्य का प्रयोजन कहते हैं। अब अगला टॉपिक आपका तीसरा आ जाएगा, काव्य का लक्षण। काव्य लक्षण क्या है दोस्तों? काव्य लक्षण का अर्थ सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए इतना दिख रहा होगा आपको। देखिए काव्य का लक्षण का अर्थ, देखिए काव्य का लक्षण क्या है? किसी भी वस्तु, विचार या सिद्धांत की विशेषताओं को जो उसे अन्य वस्तुओं से अलग पहचान दिलाती है उन्हें काव्य, उन्हें लक्षण कहते हैं। यानी कि काव्य के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं, काव्य की विशेषताओं को काव्य का लक्षण कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार काव्य की जो विशेषताएं होती हैं उन्हें अन्य रचनाओं से जो भिन्न करती हैं, उन्हें श्रेष्ठ बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं, उन्हें काव्य का लक्षण या काव्य की विशेषताएं कहते हैं। तो काव्य शास्त्र में काव्य लक्षण को काव्य की विशेषताएं कहा जाता है, मतलब कि काव्य विशेषताओं को काव्य का लक्षण कहा जाता है काव्य शास्त्र में। काव्य लक्षण का उद्देश्य काव्य के स्वरूप को, काव्य के गुण और सीमाओं को जानना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर काव्य लक्षण की विशेषताओं को समझने से पहले यहाँ पर काव्य की आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, परिभाषाएं इसकी। ठीक, इसकी परिभाषा आपको पढ़नी पड़ेगी दोस्तों काव्य लक्षण की। देखिए
विद्वानों ने कहा कि शब्दार्थों का ऐसा, मतलब कि शब्द और अर्थों का ऐसा सामंजस्य जिसमें दोषों का अभाव हो, दोष यानी काव्य का दोष ना हो, और गुणों की उपस्थिति हो। मम्मट कहते हैं, आचार्य मम्मट क्या कहते हैं? मम्मट कहते हैं कि ऐसा सामंजस्य शब्द और अर्थ का ऐसा सामंजस्य जिसमें दोषों की कमी हो, दोषों का अभाव, काव्य दोष ना हो, और गुणों की उपस्थिति यानी काव्य गुण हो, काव्य का दोष ना हो। काव्य गुण क्या है, काव्य दोष क्या है, आगे चल करके समझेंगे। काव्य गुण माने जिस काव्य की क्वालिटी, और काव्य दोष माने जिससे काव्य को पढ़ने में बाधा उत्पन्न हो, काव्य के अर्थ को समझने में बाधा उत्पन्न हो, तो वो बाधा ना उत्पन्न हो, अर्थ की स्पष्टता हो, वही काव्य होता है, और वही काव्य के लक्षण होते हैं। तो काव्य के लक्षण क्या? दोषों का अभाव हो, गुणों की उपस्थिति हो, शब्द अर्थों का सामंजस्य हो, अर्थ की स्पष्टता हो, तो वही काव्य के लक्षण ये सब हो गए परिभाषा में। शब्द और अर्थ के सामंजस्य से युक्त, लोक हितकारी, अलंकार से युक्त और रसात्मक रचना काव्य होती है, ऐसा आचार्य विश्वनाथ ने कहा। अब ये भी काव्य के लक्षण को बताने वाली परिभाषा है क्या, कि शब्द और अर्थ के सामंजस्य हो। सबसे पहली बात है ऐसी रचना जो शब्द और अर्थ दोनों के सामंजस्य युक्त हो, ठीक है, तो ये भी एक लक्षण है काव्य का। लोक हितकारी भी एक लक्षण है, अलंकार से युक्त ये भी एक लक्षण है, रसात्मक रचना हो ये भी एक लक्षण है, आचार्य विश्वनाथ का कथन है। आचार्य पंडितराज जगन्नाथ कहते हैं कि शब्द और अर्थ का वह सामंजस्य जिसमें सहृदय के हृदय में आनंद और रस की उत्पत्ति हो, वही काव्य होता। तो ये सारी बातें काव्य के लक्षण को लेकर के ही कही गई। अब काव्य की विशेषताओं को समझते हैं। काव्य की विशेषताएं ही काव्य की लक्षण होती हैं, ये बात आप ध्यान रखें। पहला, काव्य की पहचान कराता है ये, काव्य की सीमा और स्वरूप को स्पष्ट करता है काव्य का लक्षण, काव्य में निहित गुणों का बोध कराता है कि कौन कौन से गुण है काव्य में, काव्य के मूल्यांकन का आधार बनता है, और भिन्न भिन्न आचार्यों के मतों से काव्य की संपूर्ण समझ विकसित होती है इससे। काव्य लक्षण काव्य शास्त्र का एक मूलभूत विषय है, जिसके आधार पर ही आगे के सिद्धांत विकसित हुए हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो काव्य लक्षण के द्वारा ही सब चीज समझ पाते हैं। अब अभामा, दंडी और मम्मट के आदि के विद्वानों के मत काव्य लक्षण को लेकर के हैं कि कौन कौन से काव्य लक्षण होते हैं काव्य में। सबसे पहले आचार्य भामा। आचार्य भामा काव्य में कौन कौन से लक्षण को देखते हैं दोस्तों? शब्दार्थों सहितो काव्यम, यानी काव्य अलंकार पुस्तक में इन्होंने लिखा, यानी कि शब्द अर्थ दोनों से युक्त रचना को ही काव्य होती है, ठीक है, यानी काव्य शब्द और अर्थ का संयुक्त रूप है, पहला लक्षण। दूसरा, अलंकार को काव्य का प्रमुख तत्व माना इन्होंने, यानी अलंकार भी काव्य में होना चाहिए। सरल और स्पष्ट परिभाषा भी इन्होंने दी है। दंडी कहते हैं शब्दार्थों सहित काव्य, मैंने काव्यादर्श पुस्तक में पढ़ी, कहते हैं कि गुण और दोष अलंकार का विचार, गुण दोष अलंकार, गुण हो काव्य में, दोष ना हो, और अलंकार से युक्त हो, ऐसे काव्य लक्षण होते हैं काव्य के। शब्द और अर्थ का सामंजस्य आवश्यक है, रीति शैली पर विशेष बल, यानी कि शैली भी उसकी होनी चाहिए। शैली बेसिकली वैदर्भी रीति, ठीक है, और तमाम प्रकार की रीतियां होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी रीति जो है उस पर भी बल दिया दंडी ने। मम्मट की अगर बात की तो मम्मट ने तद्दोषो शब्दार्थो सगुण वन अलंकृति पुनः क्वापी काव्यम, यानी काव्य प्रकाश नाम की पुस्तक में मम्मट कहते हैं कि दोष रहित, यानी कि जिसमें ऐसी रचना इसमें दोष ना हो, गुण से युक्त हो, यानी काव्य के गुण से युक्त हो, अलंकार भी उसमें हो, शब्द और अर्थ का सामंजस्य भी हो, उसी को काव्य कहा जाता है। तो काव्य के लक्षण जाहिर सी बात है वही है। रस को इन्होंने काव्य की आत्मा स्वीकार किया, किसने? मम्मट ने। आचार्य विश्वनाथ क्या कहते हैं? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो क्या कहते हैं विश्वनाथ? साहित्य दर्पण नाम की पुस्तक में वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रस को काव्य का प्राण तत्व इन्होंने माना। सहृदय के हृदय में आनंद उत्पन्न करना ही काव्य का उद्देश्य है, काव्य का लक्षण है। पंडितराज जगन्नाथ कहते हैं कि रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यानी रस गंगाधर नाम के ग्रंथ में पंडितराज जगन्नाथ कहते हैं कि रमणीय अर्थ प्रतिपादक, ऐसा काव्य जो रमणीय अर्थ, जो आकर्षक अर्थ देता हो, उसी को कहा जाता है दोस्तों काव्य, ठीक है। रमणीय अर्थ की प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। रमणीयता यानी सौंदर्य या आकर्षण पर विशेष बल दिया, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, सारांश के रूप में आप देख लीजिएगा। भामा, दंडी, मम्मट आदि आचार्यों ने काव्य को शब्द और अर्थ के सामंजस्य, गुण, दोष, अलंकार, रीति, रस और रमणीयता के आधार पर परिभाषित किया है, यही काव्य का लक्षण है। तो काव्य की परिभाषा, काव्य की विशेषता ही काव्य का लक्षण कह सकते हैं। इनके मतों से स्पष्ट है कि काव्य केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि सौंदर्य, कला और भावों की संपूर्ण अभिव्यक्ति होती है। यह बात आप ध्यान रखिए।
अब आगे काव्य लक्षणों की तुलना हम थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। प्रमुख विद्वानों के जो है मतों को थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि यही सबसे प्रश्न पूछा जाएगा, फैक्ट फैक्ट ही आता है यहाँ से ज्यादा। बस इन चीजों को ध्यान रखेंगे, आप बना करके बढ़िया तरीके से लिख पाएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, तो बीच में थोड़ी सी आवाज चली गई होगी, माफी चाहूंगा। तो कहाँ से आवाज गई, हालांकि इस चीज को आपने समझ लिया होगा। यहाँ पर आप देखिए, तो ये सारे काव्य लक्षण मुख्य प्रमुख मत में हम लोगों ने देख लिया। अब हम चर्चा करते हैं काव्य लक्षण का महत्व क्या है। काव्य लक्षण से काव्य की परिभाषा, उद्देश्य और स्वरूप का ज्ञान होता है। यह काव्य की गुणवत्ता को परखने का मानक प्रदान करता है और आचार्यों के मतों से काव्य की समझ व्यापक और गहरी होती है। इसके साथ साथ काव्य का लक्षण काव्य की रचना और आलोचना दोनों के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक चीज, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो काव्य की गुणवत्ता को परखने का मानक होता है, सब चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब काव्य लक्षण की आलोचना जो हुई है दोस्तों, इसको समझते हैं। कुछ आचार्यों ने काव्य के केवल एक पक्ष को महत्व दिया, जैसे रीति, ध्वनि और रस आदि को। ये भी एक जो है इसका आलोचना है। काव्य की विविधता को एक लक्षण में बांध पाना कठिन है, क्योंकि काव्य कब बदल जाए कुछ पता नहीं है। आदि काव्य पढ़ेंगे तो कुछ अलग विशेषता मिलेगी, रीति काल पढ़ेंगे, भक्ति काल, तो अलग अलग विशेषताएं आपको मिलेंगी। तो काव्य को एक लक्षण में बांधना थोड़ा सा जटिल काम है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र की तुलना में भारतीय काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य लक्षण अधिक दार्शनिक और भावात्मक है। फिर भी इन मतों ने काव्य शास्त्र को समृद्ध और गहराई प्रदान करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और स्मरणीय सूत्र ये, शब्दार्थों सहित काव्य मम्मट का यह कथन सबसे जबरदस्त है। शब्द और अर्थ का एकदम से बढ़िया तरीके से वर्णन हो जाना, शब्द और अर्थ का कॉम्बिनेशन ही काव्य कहा जा सकता है। काव्य लक्षण का अर्थ, परिभाषाएं, मतलब कि काव्य लक्षण का अर्थ और परिभाषा यहाँ पर जरूरी है याद करना, ये सब चीजें आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर काव्य लक्षण आपका हो गया। अब काव्य हेतु अगले पार्ट में हम चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में काव्य हेतु के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। काव्य हेतु क्या है, यानी कि काव्य को करने के लिए जो मोटिवेशन मिलता है कहाँ से मिलता है, काव्य का स्वरूप क्या है, अगले ये सब हम पार्ट 2 में चर्चा करेंगे, चैप्टर 2 में, यूनिट नंबर 1 के चैप्टर 2 में चर्चा करेंगे, ठीक है। काव्य की आत्मा को देखेंगे, तमाम सारी चीजों को देखेंगे और फिर हम 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।